Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Excellence Learning Pathway. We're going to go through some really important questions and answers from the world of work sample paper. These are essential if you are preparing for your exam, so stay tuned as we break everything down one step at a time. Let's dive and write. तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से अपना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सब्जेक्ट्स को तीन लिस्ट में डिवाइड करता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में नेशन रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं और इस पर पूरा लॉज बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट पे होता है। ऐसे स्टेट लिस्ट में हमारे स्टेट रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें पूरा अधिकार किसका होता है, स्टेट गवर्नमेंट का होता है, और वही इस पर लॉज बना सकते हैं। ऐसे कंकरेंट लिस्ट होती है जिस पर स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही लॉज बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि ऐसी कौन से लिस्ट्स में यूनियन एंड स्टेट दोनों ही लॉज बनाती है और वो सब्जेक्ट क्या एजुकेशन है। तो सिंपल, दोनों ही अगर गवर्नमेंट लॉज बना रही तो क्या होगा, इसका कंकरेंट लिस्ट होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुड पॉलिसी रिलीज ऑन फैक्ट नॉट अजम्पशन, आइडेंटिफाई द मेन एडवांटेजेस ऑफ डाटा इन पब्लिक पॉलिसी। ऑप्शन ए इज अश्योर्ड एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग एंड ऑप्शन सी करेक्ट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो ये दोनों ही करेक्ट ऑप्शन होंगे हमारे, क्योंकि अब देखो जो पब्लिक पॉलिसी बनाने के लिए डाटा का या एविडेंस का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, क्योंकि डाटा से हमें फैक्ट मिलते हैं जिससे हम सही डिसीजन ले सकते हैं, और दूसरा डाटा का यूज़ करके ना हम रिसोर्सेज का एलोकेशन सही तरीके से कर सकते हैं, यानी जो चीज़ें जहाँ ज़रूरी हैं उसे वहाँ भेज सकते हैं। इसलिए ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ऑप्शन ए एंड सी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। द फॉलोइंग क्वेश्चन, अ स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज फॉलोड बाय अ स्टेटमेंट ऑफ रीजन। ठीक है, तो हमें असर्शन रीजन बताया गया, तो हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है ऑप्शन है। असर्शन क्या है, जुडिशरी इज इंटीग्रल टू द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसी। देखो असर्शन में बोल रहा है कि जुडिशरी काफ़ी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है पब्लिक पॉलिसी बनाने में। ठीक है, ये सही बात है, क्योंकि जुडिशरी देखता है पब्लिक पॉलिसी की वो लीगल है कि नहीं है। अब वहीं पे रीजन हमारा गलत है, क्योंकि जुडिशरी लॉज नहीं ड्राफ्ट करता है, उसका ये काम किसका होता है, लेजिस्लेचर का होता है, ना कि जुडिशरी का होता है। तो हमारा ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, यानी असर्शन तो ठीक है हमारा, लेकिन रीजन इज़ इनकरेक्ट। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द नेचुरल साइंस फोकसेस ऑन द फिजिकल वर्ल्ड, phenomena in nature, while the social science focus on human society, human behavior and human relations. Using the definition provided above, identify which of the following topics falls within the purview of natural science research and not social science research. देखो यहाँ ना नेचुरल साइंस का मतलब है फिजिकल दुनिया से रिलेटेड चीज़ों पर स्टडी करना। अब इसमें से हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो रिसर्च है वो नेचुरल साइंस पर है। ठीक है, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए इज इन्फ्लुएंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिजीनियस कल्चर। ऑप्शन बी इज द चेंज इन ओशन टेम्परेचर बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड ऑप्शन सी इज इलेक्शन पैटर्न इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। ऑप्शन डी इज एक्सप्लोरिंग द रिलेशनशिप बिटवीन सोशल मीडिया यूज एंड मेंटल हेल्थ। ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि देखो मैंने बताया सोशल साइंस का मतलब होता है फिजिकल दुनिया से रिलेटेड चीज़ों पर स्टडी करना, जैसे ओशन का टेम्परेचर बढ़ रहा है किसकी वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो ये क्या है, नेचुरल साइंस का पार्ट है, क्योंकि ये नेचुरल फिनोमिना है। बाकी के जो ऑप्शंस है उसमें सोशल साइंस, बाकी के जो ऑप्शंस है वो सोशल साइंस में आते हैं जो ह्यूमन सोसाइटी को स्टडी करती हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, द चेंज इन ओशन टेम्परेचर बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। सो नेक्स्ट है, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अ कंपनी इज डेवलपिंग अ न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म। एक कंपनी है जो नया डिजिटल प्लेटफॉर्म डेवलप कर रही है। ठीक है, उसको रिक्वायर है हाईली स्किल्ड पर्सन चाहिए जो मल्टीटास्किंग और डिजिटल टूल्स में। ठीक है, तो वो कंसीडर करते हैं कुछ जनरेशन ऑफ ग्रुप को। अब हमें ये बताना है कि कौन से जनरेशन ऑफ ग्रुप काफ़ी ज़्यादा मतलब हेल्पफुल रहेगा हमारी कंपनी के लिए और उनकी डिमांड को कौन फुलफिल कर सकता है। तो ऑप्शन डी जनरेशन जे, जो ये जनरेशन होती है। तो इस बीच में टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुई है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो इनको डिजिटल टूल का बारे में बहुत अच्छे से पता है और इनको बेस्ट यूज़ करना भी आता है उसका। तो ये लोग क्या है, मल्टीटास्किंग भी है और ये एक्सपर्ट होते हैं। तो जनरेशन जेड इज करेक्ट। नेक्स्ट करते हैं। राहुल एन एनवायरमेंटल साइंटिस्ट is conducting research to analyze the impact of a new waste management policy on urban area. Analyze the following and select which type of data would be most useful for evaluating the effectiveness of his research work. देखो अगर हमें किसी पॉलिसी का इम्पैक्ट चेक करना है तो सबसे ज़्यादा यूज़फुल डाटा होता है क्वांटिटेटिव डाटा, यानी नंबर के फॉर्म में, जैसे कितने वेस्ट पॉलिसी से पहले और बाद कलेक्ट किए गए, या ये मेज़रेबल होता है और क्लियरली दिखाता है कि पॉलिसी कितनी इफ़ेक्टिव है। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन हम देख लेते हैं।
तो इसमें से जैसे मैंने बताया क्वांटिटेटिव डाटा इज़ द बेस्ट डाटा, क्योंकि ये मेजरेबल होता है और इसमें हम इफेक्टिवनेस पूरी देख पाते हैं किसकी, पब्लिक पॉलिसी की। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, प्रिया क्या है, एक मार्केटिंग एनालिस्ट है जो वर्किंग फॉर अ गुड डिलीवरी ऐप, ठीक है। शी इज़ रिसर्चिंग एवरेज डिलीवरी टाइम्स अक्रॉस मल्टीपल सिटीज़। शी कलेक्ट्स डाटा फ्रॉम 500 डिलीवरीज इन ईच सिटी एंड प्लान टू यूज़ द सेंट्रल लिमिट थ्योरम CLT to make prediction about the average delivery times for the entire population of deliveries in each city. Analyze the following strategies Priya can consider to enhance reliability of her estimates and recommend the most effective approach for her to adopt. देखो, अब प्रिया को अपने एस्टीम्स एक्यूरेट बनाने हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका रहेगा कि वो अपना सैम्पल साइज़ बढ़ाए। ज़्यादा डाटा एनालाइज करेगी तो उसके एस्टीम क्या प्रिसाइज और एक्यूरेट होंगे। सैम्पल साइज़ बढ़ाने से एरर भी रिड्यूस हो जाती है और इससे रिजल्ट भी काफ़ी रिलायबल आता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए, कि इंक्रीज़ कर दिया जाए सैम्पल साइज़। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पल मीन इफ़ प्रिया ऑब्जर्व अ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 12 मिनट्स एंड कलेक्ट अ सैम्पल ऑफ 144 डिलीवरीज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, हमें बेसिकली क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं जब प्रिया ने सैम्पल साइज़ 144 डिलीवरीज का लिया हुआ है, हमें ये क्वेश्चन में बोला गया। पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है हुआ है 12 मिनट्स, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या दे रखा है, 12 मिनट्स, और सैम्पल साइज़ क्या दे रखा है, 144। स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है हमें 12 मिनट्स और यहाँ पे दे रखा है सैम्पल डेविएशन 144 डिलीवरीज, है ना। तो हमें क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ द सैम्पल मीन, ठीक है। इसके लिए क्या करना है, सिंपल जो टोटल है 144 डिलीवरीज, उसका स्क्वायर रूट लेके डिवाइड कर देना है हमारे को स्टैंडर्ड डेविएशन से, यानी जितने मिनट्स हैं 12 मिनट्स। अब ये क्या होता है, 12 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 1 मिनट, तो आंसर इज सी, 1 मिनट। आता देख लीजिए, देखो, एनालाइज एंड सिलेक्ट व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट फीमेल पार्टिसिपेशन ट्रेंड्स बिटवीन 2018 एंड 2024। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि 2018 ये है, 2018 से 2024 तक फीमेल पार्टिसिपेशन क्या हो रहा है, फ्लक्चुएट हुआ है। 2018 में 23% था, फिर थोड़ा बढ़ा 2019 में 25%, लेकिन फिर 2020 में वापस कितना हो गया, 23 हो गया। फिर से ग्रोथ दिखने को मिली 2024 में, जब पार्टिसिपेशन 36 हो गया। यानी पार्टिसिपेशन कंटिन्यूसली नहीं बढ़ रहा है, यानी बढ़ नहीं रहा है, वो क्या हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है। बट 2024 में आप देख चुके हैं, ये नोटिस कर सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हम देख लेते हैं। इट रिमेन कॉन्स्टेंट, रॉन्ग। इट शोड consistent growth, wrong. It declined continuously, wrong. It fluctuated but improved in 2024. अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Explain 4 factors contributing to the gender gap in workforce participation as shown in the figure. And propose 4 policy strategies to effectively reduce this disparities. Support your explanation and proposals with evidence and logical reasoning. ठीक है, देखो 4 फैक्टर जो जेंडर गैप को वर्कशॉप पार्टिसिपेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। और 4 पॉलिसी स्ट्रैटेजीज प्रपोज करनी है जो इस गैप को कम कर सकती हैं। देखो 4 फैक्टर जो जेंडर गैप बढ़ाते हैं वो हमारे क्या क्या हो सकते हैं, देखो बताती हूँ। फर्स्ट तो हो सकता है हमारा सोशल नॉर्म्स एंड स्टीरियोटाइप, ये जेंडर गैप को बढ़ाता है, यानी सोशल नॉर्म्स एंड स्टीरियोटाइप। वुमेन को डोमेस्टिक रोल में ज़्यादातर इन्वॉल्व करना है और उनकी ये सोच ही होती है कि वुमेन्स घर का काम करने के लिए ही बनी है, वो बाहर का काम नहीं करते, बाहर का काम मर्दों का होता है। ऐसे ही फर्स्ट हमारे देख ले जेंडर गैप को कौन बढ़ाता है, सोशल नॉर्म्स एंड स्टीरियोटाइप। सेकेंड, अगर हम सेकेंड देखें तो एजुकेशनल गैप, एजुकेशन एक्सेस ना, देखो अब जो एक घर है, अगर उस घर में एक लड़का होता है एक लड़की होती है, तो माँ बाप ने ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हाँ लड़के को अच्छे से अच्छा पढ़ाया जाए, लड़की चाहे थोड़ा 5th तक भी पढ़ ले या थोड़ा बहुत भी पढ़ ले, वो भी काफ़ी होता है। तो इससे क्या होता है, एजुकेशनल गैप आता है। तो ये भी क्या, ये किसका पार्ट, ये भी क्या कंट्रीब्यूट करता है किसमें, जेंडर गैप में। वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन,
ठीक है। सैलरी और प्रमोशन में इनइक्वालिटीज़ होते हैं कि मैंस को ज़्यादा ऊपर पोस्ट पे रखा जाएगा, वुमेंस थोड़ा नीचे ही काम करेंगी, और उनको ज़्यादा वुमेंस मैन से कंपैरेटिवली ज़्यादा काम भी करेंगी, लेकिन ओवर टाइम भी करेंगे, लेकिन उन्हें सैलरी कितनी मिलती है, उससे भी कम मिलती है एज़ कम्पेयर टू मैन, ठीक है। लैक ऑफ फैमिली सपोर्ट, लैक ऑफ फैमिली सपोर्ट। आपने देखा होगा कि किसी भी लड़के को इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो फैमिली सपोर्ट करती है उसको, लेकिन वहीं पर अगर किसी लड़की को आगे पढ़ाई करनी हो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स की क्या करते हैं कि नहीं तुम्हारी उम्र शादी की हो गई, तुम शादी करो, ठीक है। तो लैक ऑफ फैमिली सपोर्ट भी किस में कंट्रीब्यूट करता है, जेंडर गैप में। ये 4 मैंने आपको बता दिए। अब हमें कुछ पॉलिसीज़ स्ट्रैटेजीज़ जो इस गैप को कम करने में हेल्प कर सकती है। देखो, हम क्या कर सकते हैं, एजुकेशनल स्कॉलरशिप दे सकते हैं फॉर वुमेन इन मेल डोमिनेंट फील्ड, ठीक है, एजुकेशनल स्कॉलरशिप। सेकंड, वर्क प्लेस पॉलिसीज़ जैसे फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स और मैटरनिटी बेनिफिट्स को प्रमोट करना। थर्ड, एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम वुमेन के लिए प्रमोट करना ताकि उनकी एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़े, ठीक है। 4 मैंने आपको बता दिए। एक हो गया एजुकेशनल स्कॉलरशिप, सेकंड इज़ वर्क प्लेस पॉलिसीज़, एंड थर्ड इज़ एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज, एंड फोर्थ इज़ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ठीक है। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। अ कंपनी प्लान्स टू लॉन्च अ न्यू मोबाइल फोन, आइडेंटिफाई 3 स्पेसिफिक सोर्सेज, 1 प्राइमरी एंड 2 सेकेंडरी दैट कैन सिमल्टेनियसली एनालाइज यूजर नीड्स एंड असेस द पोटेंशियल मार्केट साइज, ठीक है। देखो, अब कंपनी है, उसने एक नया मोबाइल फ़ोन लॉन्च करा है, उसको 3 स्पेसिफिक सोर्सेज आइडेंटिफाई करने हैं जो यूज़र नीड्स को एनालाइज करने में हेल्प करेंगी। यहाँ एक प्राइमरी और 2 सेकेंडरी सोर्सेज का यूज़ करना है। लेट्स ब्रेक इट डाउन, ठीक है। फर्स्ट, प्राइमरी सोर्स में हम क्या कर सकते हैं, कस्टमर सर्वे कर सकते हैं। कस्टमर सर्वे मतलब डायरेक्ट फीडबैक फ्रॉम कस्टमर्स अबाउट देयर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस। प्राइमरी सोर्स क्या हो गया हमारा, कस्टमर सर्वे। अब हमारा सेकेंडरी सोर्स क्या हो गया, पहला तो हो गया इंडस्ट्री रिपोर्ट्स, इससे मार्केट ट्रेंड्स और कंज्यूमर प्रेफरेंस का आइडिया मिलता है, ठीक है। सेकेंडरी सोर्स 2 क्या हो गया हमारा, कॉम्पिटिटर एनालिसिस। मार्केट में जो कॉम्पिटिटर है उनके प्रोडक्ट का कंपैरिजन करना है हमें, ठीक है। प्राइमरी सोर्स में हमारा आ जाएगा कस्टमर सर्वे। सेकेंडरी में एक तो हो गया इंडस्ट्री रिपोर्ट और सेकंड क्या हो गया, कॉम्पिटिटर एनालिसिस। The Kumbh Mela is expected to be one of the largest religious gathering in the world, with millions of devotees converging at the confluence of the Ganga, Yamuna and Saraswati rivers for a spiritual experience। देखो, कुंभ मेला एक काफ़ी ज़्यादा लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग है वर्ल्ड में, जो कवर करती है कितनी ज़्यादा यमुना गंगा रिवर्स को स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के लिए। ये होल्ड करता है सिग्निफिकेंट रिलीजियस, कल्चर, एनवायरमेंटल एंड लॉजिस्टिक इंपॉर्टेंस को, ठीक है। अब इसी के ऊपर ये क्वेश्चन नंबर 12 है कि हमें यहाँ पे क्या करना है, कुंभ मेले पे स्टडी के लिए 4 रिसर्च क्वेश्चन बनाने हैं जो रिलीजियस, कल्चरल, एनवायरमेंटल और लॉजिस्टिकल एस्पेक्ट को कवर करें, ठीक है। ये तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। रिसर्च क्वेश्चन कुछ इस तरह बन सकते हैं कि पहला तो हम कर सकते हैं रिलीजियस एस्पेक्ट पे, कुंभ मेले के रिलीजियस सिग्निफिकेंस का एवोल्यूशन कैसे हुआ। रिलीजियस एस्पेक्ट में हम बना सकते हैं कि कुंभ मेले में रिलीजियस सिग्निफिकेंस का एवोल्यूशन कैसे हुआ है। कल्चर एस्पेक्ट से हम बना सकते हैं मेले के कल्चर प्रैक्टिसेस के रोल कैसे चेंज हुए, ठीक है। थर्ड, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स बना सकते हैं मेले के इम्पैक्ट का एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पर क्या असर पड़ा। लॉजिकल एस्पेक्ट से हम बना सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और क्राउड मैनेजमेंट कैसे हैंडल किया गया इतने बड़े स्केल के इवेंट में, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन आप बना सकते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। डिस्क्राइब 2 रिसर्च मैथड्स कैन अप्लाई टू कलेक्ट डाटा फॉर हर स्टडी। ओके। इसमें क्या बनाया, 2 रिसर्च मेथड सजेस्ट करने हैं जो साइमा अप्लाई कर सकती है कुंभ मेले की स्टडी के लिए। ये मेथड्स रिलेवेंट है मेले के लिए। फर्स्ट, फील्ड ऑब्जर्वेशन। मेले साइट, फर्स्ट इज फील्ड ऑब्जर्वेशन। मेले साइट पर जाके डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करना ताकि रिलीजियस और कल्चरल प्रैक्टिसेस को क्लोजली स्टडी किया जा सके, ठीक है। अब आता है इंटरव्यूज़ विद डिवोट्स और ऑर्गेनाइजर्स। इन डेप्थ इंटरव्यूज़ कंडक्ट करने हैं। इंटरव्यू कंडक्ट करने से इंसाइट मिलेगी मेले के मैनेजमेंट और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के बारे में, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। सम ऑफ द सोर्सेज साइमा इज
planning to use for her research are listed below. Identify which of them is the primary source. प्राइमरी सोर्स का मतलब होता है जो डायरेक्टली किसी इवेंट या टॉपिक का रिकॉर्ड करता है बिना किसी थर्ड पार्टी के एनालिसिस के। अब यहाँ पर ऑप्शन ए जो है एकेडमिक जर्नल एंड रिसर्च पेपर प्राइमरी सोर्स है, क्योंकि डायरेक्टली रिसर्चेस के काम को रिप्रेजेंट करता है।